वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग लूसेंट के संपूर्ण इतिहास को यहाँ पर पढ़ना शुरू किए थे। इस कड़ी में हमने अध्याय 21 शुरू किया था गुप्त साम्राज्य को। हमने इसका पार्ट 1 देख चुका है। आज की लेक्चर पार्ट 2 है। टोटल लेक्चर की बात करते हैं तो 43 नंबर की लेक्चर है। पिछले की 42 लेक्चर अगर आप लोगों ने मिस कर दी हैं तो जा कर के आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर पूरी अपडेट कर दी गई है। चलिए हम शुरू करते हैं अपने गुप्त साम्राज्य के पार्ट 2 लेक्चर को। हाँ जी, तो आप निकालेंगे पेज नंबर 19 को। हमने लास्ट वहाँ मंदिर तक कंप्लीट किया था। आइए अब पेज नंबर 19 से कंप्लीट कर शुरू करते हैं। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईसा पूर्व में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिला है। तो ये भानुगुप्त के एरण अभिलेख से पहली बार सती प्रथा होने का प्रमाण मिला है। और ये सती प्रथा कहा जाता है कि भोजराज नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को सती करा दिया गया था। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था और वृद्ध वेश्याओं को कूटनी कहा जाता था। ध्यान में रखेंगे, जो औरतें इस समय वेश्यावृत्ति करती थी उनको गणिका कहा जाता था और जो वृद्ध वेश्याएँ थी उनको कूटनी कहा जाता था। और ऐसा मानते थे लोग कि कूटनी ही ये सारी चीज़ें चलाया करती थी। बाकी क्या आप समझते हैं। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राज धर्म भी बनाया था, वैष्णव धर्म। और विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का एक राज चिन्ह हुआ करता था। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि गुप्त वंश का राज चिन्ह कौन था, तो गरुड़। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। दशावतार मंदिर सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर। यहाँ से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। पहला क्वेश्चन तो सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिला था, तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से 510 ईसा पूर्व में। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, गणिका। उस वेश्याओं की वृद्ध महिला को कूटनी। और गुप्त वंश के लोग किस धर्म के संरक्षण करते थे, तो वैष्णव धर्म के। और इनका राज चिन्ह क्या था, तो गरुड़ था। ध्यान में रखेंगे। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर कौन था, तो दशावतार का मंदिर। ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है, देवगढ़ में। ठीक, आएंगे नेक्स्ट। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र देखने को मिलता है। मतलब अजंता की जो जितनी गुफाएं हैं उनमें 29 गुफाएं वर्तमान में है, लेकिन केवल 6 ही गुफाएं शेष है, जिनमें 16 और 17 ये दोनों गुफा गुप्तकालीन समय की है। ध्यान में रखेंगे। इसके बाद गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण इत्यादि की घटनाओं संबंधी चित्र उद्भूत किया गया है इसमें। मतलब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि अजंता की गुफाओं में 29 गुफाएं हमको वर्तमान में मिले हैं, लेकिन 6 ही शेष बचे हैं, जिनमें गुफा 16 और 17 देखने को मिलता है। और 16-17 दोनों गुप्तकालीन समय की ही देखने को मिलता है। और 16 में, गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी के चित्र दिखाया गया। और वहीं 17 की बात करते हैं तो ये भगवान बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित उसमें चित्र बनाए गए हैं। इसके बाद अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म का महायान शाखा से संबंधित है। ये भी बात आप ध्यान में रखें। आपको हम बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं बताए थे कि हीनयान और एक महायान। तो उनमें अजंता की जो गुफाएं है वो महायान शाखा को दिखाती है। इसके बाद गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। यानी गुप्त काल में जो अन्य गुफा की बात करते हैं तो बाघ की गुफा एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि मध्य प्रदेश के धार जिला में है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संस्कृत का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। पंचतंत्र, आपसे क्वेश्चन पूछे कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। और बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा माना जाता है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, मित्रभेद, मित्रलाम, संधि विग्रह, लब्ध प्रणांश, उसके बाद अपरिकाचारित्व,
ये 5 भाग बांटा गया किसको? पंचतंत्र को। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। और संसार में इसको बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इसके बताएंगे नेक्स्ट। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। भी इम्पोर्टेंट है किताब। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण इनमें बताए हैं। और आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो आज ये जो साइंस काम कर रही है इसको बहुत पहले ही हमारे भारत के कई सारे जो विद्वान थे वो इसको बता चुके थे। जैसे आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत में ही बताया है क्या चीज़? कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण क्या है। और उसके अलावा भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये आर्यभट्ट ही सर्वप्रथम बताया करते थे। अब आएंगे यहाँ पर नेक्स्ट। वराहमिहिर ने बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृहजाक, लघु जातक, ये सब चीज़ें की रचनाएं करी हैं। कौन? वराहमिहिर। इस समय गुप्त काल में एक बात ध्यान में रखेंगे, बहुत बड़े बड़े विद्वान का आप सुनेंगे कि बहुत बड़े बड़े विद्वान इस समय हुआ करते थे। इसके बाद बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। किसमें? बृहद संहिता में। और बृहद संहिता के लेखक कौन है? वराहमिहिर है। कौन है? वराहमिहिर। इसके बाद ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ध्यान में रखेंगे ब्रह्मगुप्त की किताब सबसे ज़्यादा फेमस है। इनको नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी कहा जाता है। जो न्यूटन ने बताया था ग्रेविटेशन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, उस नियम को बहुत पहले ही ब्रह्मगुप्त ने अपनी पुस्तक में बता दिया था। क्या बताया था? कि प्रकृति का एक नियम होता है और उसी के अनुसार वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये बहुत पहले बताया गया था हमारे भारत के कई शास्त्रों में। अब आएंगे यहाँ पर। गुप्त काल में पलकानवा ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा था। ध्यान में रखेंगे। और नवीनतम की रचना का गुप्त काल में की गई थी। और इस पुस्तक में जो है नुस्खे, सूत्र, उपचार विधियाँ इत्यादि बताई गई। कहाँ पर? नवनीतकम पुस्तक में। जो आज नुस्खे के द्वारा कई सारी बीमारियों को ठीक करा जा सकता है, तो उस नुस्खे को सर्वप्रथम नवनीतकम पुस्तक में बताया गया था। इसके बाद पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में ही हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख देखने को हमको मिलता है। और संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। संस्कृत जो थी वो गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा हुआ करती थी। इसके बाद गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपया का कहा जाता था। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे कि इस गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपया का कहा जाता था। और याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना भी गुप्त काल में ही हुई है। यानी अभी भी बता रहे हैं आपको कि सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड था गुप्त काल, जिनमें कई सारे शास्त्र की पुस्तकें लिखी गई, कई सारे साहित्य लिखे गए, कई सारे जो स्मृति हैं जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, इन सब स्मृतियों की रचना भी इसी में हुए थे। वराहमिहिर आपके और भी बहुत सारे विद्वान इसी गुप्त काल में हुआ करते थे। इसके बाद मंदिर बनाने की कला का जन्म भी गुप्त काल में ही हुआ था। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ था। और गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे पहले ग्राम अनुदान में भी दिया था ये लोग। तो जो मंदिर बनाने की आज कला है वो सर्वप्रथम इसी गुप्त काल से ही शुरू हुआ था। और उसके अलावा जो दान देने की प्रथा थी वो सर्वप्रथम इसी के समय में ही हुआ करते थे। इसके बाद गुप्त काल में लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के तरह नाटक इसी काल के हैं। और शूद्र का लिखा नाटक मृक्ष कटिकम
या माटी की खिलौना गाड़ी जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम बताया गया है, वो भी इसी गुप्तकालीन समय की है। मतलब कि इसी गुप्तकालीन समय में एक नाटक लिखी गई थी, जिस नाटक का नाम था मृक्ष कटिकम या फिर माटी का खिलौना गाड़ी, जिसमें एक निर्धन ब्राह्मण और एक वेश्या के प्रेम को बताया गया था, वो भी इसी में दिया गया है। इसके बाद देवी चंद्रगुप्तम, जो कि विशाख दत्त की एक संस्कृत नाटक थी, यह गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है, जो अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करता है, लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त रानी के भेष में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है और दुश्मन को मार डालता है। वो भी इसी देवी चंद्रगुप्तम में दिखाया गया कि इस गुप्त वंश का ही एक शासक हुआ करता था रामगुप्त, जिसकी पत्नी का नाम था क्या, ध्रुव देवी, जिसकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। जब एक बार शकों का आक्रमण हुआ तो ये मान गया था कि मैं अपनी रानी ध्रुव देवी को शकों को दे दूंगा, परंतु ध्रुव देवी के भेष में इस रामगुप्त का भाई गया और जा करके उस पूरे आक्रमणकारियों को मार दिया, और मार करके अपने भाई को भी मार करके और ध्रुव देवी से खुद इसने विवाह संबंध स्थापित कर लिया। ये भी कहानी जो है देवी चंद्रगुप्तम, ये इसी गुप्त काल में लिखा गया है, तो ध्यान में रखेंगे। इसके बताएंगे यहाँ पर कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की कथा दिखाई गई है, वो भी इसी गुप्त काल में ही देखने को मिलती है। और द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ था, और ऐसी प्रथम रचना है जैसे भागवत गीता, ये भी इसी समय लिखा गया था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का एक स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से कई सारे हमको विद्वान देखने को मिले थे, कई सारी पुस्तकें देखने को मिली थी, कई सारी वैज्ञानिक शोध यहाँ पर देखने को मिले थे। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाती है गुप्त वंश। और नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। बस यही थी। अब अगर थोड़ा सा भी आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी तो कल आपको इस लेक्चर से पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, जब हम आपके साथ इस गुप्त वंश के लगभग 40 से ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आएंगे डिस्कस करने के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इतना क्लियर हो गई है तो एक बार इस पूरे को पढ़िएगा। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में 40 से ऊपर क्वेश्चनों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।